स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक मैं लगभग 4 प्रैक्टिस सेट EVS की दे चुका हूं और आप ये सभी प्रैक्टिस सेट जो प्ले लिस्ट मैंने बना दी है उस प्ले लिस्ट में आप जाकर शुरुआत की चारों जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप सीरियल से वहाँ पर भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 5वां प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ और ये 1 फरवरी 2023 की जो शिफ्ट हुई थी उसमें ये प्रैक्टिस सेट आया हुआ था। तो आइए अब सेशन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप एक लीडर के रूप में हैं तो आप क्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनना है। कि अगर आप एक पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बाकी सदस्यों के सामान ले जाने में सहायता करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आप एक लीडर हैं तो आप ये तो करेंगे ही। दूसरा पॉइंट, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि लीडर जो होता है वो सबसे पीछे चलता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर अगर मैं सी की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर अगर मैं किसकी बात करता हूँ, सी की बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो नहीं चढ़ पा रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, ये बताने के बजाय कि नहीं आप ना चढ़िए, आप वहीं बैठ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर ऑप्शन नंबर ई की ओर देखें, जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। ये भी सही बात है। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, यानी इसका जो आंसर क्या होगा, यानी ए भी राइट है, सी भी राइट है और ई भी राइट है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए, सी और ई है। तो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन में ए, बी, सी है तो ये होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में ए, सी, ई है, यानी इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ये आपका स्किल से रिलेटेड है, मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो आइए देखिए, हमको कहा गया है कि स्केल 1 जो है वो 110 मीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल में है, 110 मीटर के इक्वल में है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिया गया है। पैमाना है कि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। तो हमको बताना है कि 9.8 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। अगर 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है, यानी जो 1 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल में है, 110 मीटर के। तो हमको बताना है कि 9.8 सेंटीमीटर किसके बराबर में होगा, 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर होते हैं 9.8 सेंटीमीटर में, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 110। तो जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। आपका किस में हो जाएगा, मीटर में। तो मल्टीप्लाई करिए तो देखिए डेसिमल से ये 0 चला जाएगा, 11 8 जा 88 और 11 जाइन जा 99, यानी 998 मीटर। ये क्या होगा, आंसर होगा। अब आंसर हमें चेक करना है कि जो हमारा आंसर है वो क्या मीटर में आ रहा है या नहीं। यानी हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा, 998 होगा हमारे अकॉर्डिंग आंसर। तो आइए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 998 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मीटर तो है लेकिन 998 जो है ये हमारा किसी भी ऑप्शन में
नहीं है। तो इसके मेरे हिसाब से तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। तो फिर से हम आपको मैप पहले दिखाते हैं। ऐसे देखिए मैप, ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में यहाँ पे कौन मिलेगा? गुजरात। मान लीजिए ये वाला हिस्सा किसका है? गुजरात। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। ये क्या मिलेगा? गोवा। फिर कर्नाटक, देन यहाँ पर केरल, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या मिलेगा? आपका उड़ीसा। और ये वेस्ट बंगाल। तो देखिए हमसे कहा गया है गोवा और पुदुचेरी। अगर हम गोवा की बात करें तो ये है गोवा, और अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी इस साइड मिलेगा, यानी ये अरेबियन ओशियन है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो अगर हम गोवा की बात करेंगे तो गोवा अरब सागर के तट के पास स्थित है, और जो पुदुचेरी है ये बंगाल की खाड़ी के तट के पास स्थित है। तो ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। गलत, क्योंकि पुदुचेरी कहाँ पर पड़ेगा? ये बंगाल की खाड़ी के पास। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती, ये भी गलत। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर में है, ये भी गलत। पुदुचेरी अभी हमने देखा है बंगाल की खाड़ी में है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान करनी है। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। दूसरा, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। तीसरा, यह एक सामाजिक ढांचा है। या चौथा, यह प्रकृति में गतिशील है। क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान किसमें होगी? यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं के विषयों से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? तो भारत के राज्य में सबसे पहले हम जानते हैं तेल क्षेत्र के लिए कौन कौन से राज्य फेमस हैं। तो तेल क्षेत्र के लिए अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे असम को अगर हम देखें, असम के अलावा हम किसको देखें? गुजरात। गुजरात के अलावा हम किसको देखें? मुंबई। तो असम की बात करें कि असम में कहां पर? तो असम में जो है वो डिगबोई फेमस है, आप जानते ही होंगे। असम में डिगबोई। जबकि गुजरात में अंकलेश्वर है, जो खंभात की खाड़ी के आसपास पाया जाता है। और जबकि जो मुंबई हाई है वो मुंबई के तट के पास पाया जाता है। तो ऑप्शन पे अब नजर डालिए। असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। तो अभी ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। और चेक करते हैं, उत्तर प्रदेश तो फेमस है ही नहीं, हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी है, हटा दीजिए। इसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हटा दीजिए। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों वर्णनों पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिलें समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश के घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, वो तो असम में होता है ना। राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। बिल्कुल सही। और जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं।
बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा या गलत, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हाउस बोट का यूज़ करते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन अधिकतर लोग कहाँ करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, तो ये डी नहीं होगा। यानी ए और सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए एंड सी कहाँ पर मिलेगा, तो ए एंड सी जो है ये ऑप्शन नंबर डी पर मिलेगा। अगला, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात की गई है। क्या बछेंद्री पाल होंगी? बछेंद्री पाल तो पर्वतारोहण है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब मान लीजिए अफसाना मंसूरी के बारे में नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना है, छोड़ दीजिए अभी इसको। सुनीता विलियम्स के बारे में तो आप जानते हैं ना, ये अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको हटाइए। और सबसे ज़्यादा आप किसके बारे में जानते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। क्या क्या फेमस है आंध्र प्रदेश में, तो सांबर फेमस है, चटनी फेमस है, ये सब कहाँ पर फेमस है, आंध्र प्रदेश में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर यानी कर्णम मल्लेश्वरी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांज का उपयोग करते रहे हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ब्रांज का रंग चमकीला पीला होता है, गलत। ब्रांज को कॉपर और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, और ऑप्शन देखते हैं। ब्रांज को बनाने में किए गए धातु गहरी खानों से प्राप्त होते हैं। क्या इसका राइट आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। यानी ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले जो धातु है वो गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ए एंड डी, ए एंड डी कहाँ है, ए एंड डी, यानी जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक परिवार में केवल रक्त संबंधी वाले व्यक्ति हो सकते हैं, केवल रक्त संबंधी वाले नहीं, परिवार का मतलब तो होता है कि रक्त संबंधी वाले हों, लेकिन केवल ही रक्त संबंधी वाले हों ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगला, दत्तक बच्चों को यानी एडॉप्टेड चिल्ड्रन कैन नॉट बी कॉल्ड फैमिली, यानी जिन बच्चों को आपने गोद लिया उनको आप फैमिली नहीं कहोगे, वो भी तो फैमिली में आएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सी देखिए, केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं, बिल्कुल गलत। या ऑप्शन नंबर डी, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है। यानी मौसम के साथ साथ लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, जाते हैं काम की तलाश में, क्या कहलाता है। क्या वह विस्थापन कहलाता है, क्या वह ऋतु प्रवास कहलाता है, क्या वह आप्रवास कहलाता है, या खाना बदोशी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऋतु प्रवास, यानी मौसम ऋतुओं के अकॉर्डिंग बदलती है ना, तो ऋतु के हिसाब से जब मौसम बदलेगी तो उसे मौसमी आवागमन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पहेली है, इसको सुलझाइए आप लोग बैठ के। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटुर गु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, और घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या इसका फाख्ता होगा, कोयल होगा, कबूतर होगा,
वसंत गौरी। तो कोयल तो कूँ करती है, तो ये तो हटा दीजिए। लेकिन गुट्टुरगु कौन करता है? कबूतर। तो जो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी कबूतर इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। 12 नंबर, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खी होती हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन, किसी छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, गलत। अगला ऑप्शन देखते हैं, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं, ये भी गलत। यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन नंबर ए और बी यानी ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? अब देखिए, आप खेल कूद कर रहे हैं यानी आप खेलते हैं तो किसके लिए खेलते हैं? केवल जीतने के लिए खेलना होता है। खुद सोचिए, अगर आप खेल रहे हैं तो क्या केवल जीतने के लिए ही खेलेंगे? खेल कूद का लक्ष्य क्या होता है? संरचनात्मक सामाजिक क्षमताओं का विकास हो, मानसिक सतर्कता हो और भावात्मक परिपक्वता हो, यानी ये तीनों होती हैं लक्ष्य, खेल कूद का लक्ष्य है। लेकिन केवल जीतना खेल कूद का लक्ष्य नहीं होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर उपलब्धता ताजे जल का प्रतिशत है। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इसमें लगभग जो है 97.3% कैसा पानी है? 97.3% खारा पानी है, जबकि 2.7% जो है ये पीने योग्य पानी है। 97.3% कैसा पानी है? खारा पानी है, जो कि समुद्रों में पाया जाता है, और जबकि 2.7% ऐसा पानी है जो सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य पानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? तो देखिए, बीन का यूज कैसे होगा? लौकी के द्वारा बीन बनती है, ऐसे ही पकड़िए। और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको ये बताया है कि जो बीन है और तुम्बा है ये लौकी जो होती है उसके द्वारा बनाई जाती है, यानी सूखी लौकी के द्वारा। ना तो कद्दू होगा, ना तो कटहल होगा, और ना तो हाथी चक होगा, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर देखिए, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। सीखने के लिए क्या बोला? सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आत्म प्रतिबिंब यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर हमको सीखना है। पीयर असेसमेंट यानी जो हमारे सहकर्मी होते हैं, यानी साथ वाले जितने भी लोग होंगे वो। योगात्मक आकलन या फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर आप सीखने की बात करें तो सीखने के रूप में जो आकलन होगा वो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होगा, वो सहकर्मी आकलन भी होगा, वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि भी होगा, लेकिन योगात्मक आकलन नहीं होगा। योगात्मक आकलन इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी ए, बी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस के पाठ्यक्रम में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। क्या संदर्भ शामिल होने चाहिए? ऑप्शन पे नजर डालिए। सेल्फ यानी खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। क्या इसका फिर से समझिए, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? घर शामिल होना चाहिए, या वो खुद शामिल होने चाहिए, या उनका स्कूल शामिल होना चाहिए, पड़ोस और बड़े पैमाने पर जो समुदाय है वो शामिल होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पड़ोस और बड़े पैमाने पर जो आसपास का जो समुदाय है वो क्या होना चाहिए? सम्मिलित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है? तो बच्चों की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सबको वो क्या करता है? एकत्र करने का काम करता है। तो ये जो होता है, देखिए पोर्टफोलियो के बारे में आप जान लीजिए। जो पोर्टफोलियो क्या होता है कि बच्चे की पारिवारिक जानकारी भी उसमें मिलेगी हमको, और कला और खेल से संबंधित जानकारी भी उसमें मिलेगी, यानी खेल कूद से संबंधित जानकारी, और जो उसने शैक्षणिक गतिविधियां की हैं उनकी भी जानकारी उसमें मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। ये तो सही है ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया जाता है। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, यह समुदाय को ईवीएस सीखने के लिए एकीकृत करता है। ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी, यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। ये भी गलत। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, यानी यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? अगर आपको ईवीएस सीखना है तो सबसे प्रमुख माध्यम क्या होगा? अरे आप ईवीएस सीख रहे हैं तो इसमें सबसे जो प्रमुख होगा वो तो पर्यावरण ही होगा। क्या होगा? पर्यावरण। क्योंकि हम ईवीएस सीख रहे हैं तो जब तक हम पर्यावरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम आसपास पड़ोस में नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं, मंदिरों को नहीं देखेंगे, मस्जिदों को नहीं देखेंगे, आसपास के जंतु या जानवरों को नहीं देखेंगे, तब तक हम पर्यावरण कैसे सीख सकते हैं? यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? यानी प्राथमिक स्तर पर अगर आप पर्यावरण शुरू कर रहे हैं तो सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के महत्व की केवल सराहना करें, गलत। विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें, गलत। पर्यावरण से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधि में बच्चों को शामिल करें, तो खोजपूर्ण यानी बच्चों को अवसर मिल रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को क्या समझ, थीम याद करने में मदद मिलेगी? ये तो कोई बात नहीं भाई कि थीम को याद कराया जाएगा। पार्क के पौधों को पहचानने में, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है, और एनसीएफ 2009 भी यही कहता है कि बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर ही अधिगम कराया जाए, जो सबसे उपयुक्त अधिगम होगा। यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्क में मस्ती करना, ये कोई बात नहीं हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित कर रही है। क्या ये ऑप्शन होगा? या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है। या फिर
अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति कर रही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल तर्क का तो प्रयोग कर ही रही है, इसके अलावा और क्या प्रयोग कर रही है, और कक्षा कक्ष गतिविधि पर इस उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, किस ऑप्शन में है, बी और डी, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 24 है। दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं, यह तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है, नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों के द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करता है? क्या वह संज्ञानात्मक को सूचित करता है, क्या वह भावात्मक को, मनोप्रेरणा को, या संवेगात्मक को? तो वो उसके संज्ञान से आधारित है, यानी संज्ञानात्मक को सूचित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी, एक दिशा विषयक, उभयनिष्ठ, या अनुभवजन्य? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी, यानी परमानेंट होगा नहीं, ये होगा नहीं। वस्तुनिष्ठ, यानी जहाँ पर उसको एक्सपेरिमेंट यानी अपना अनुभव करने का मौका मिल रहा है, वो ऑप्शन सबसे राइट आंसर होगा। यानी 25 का जो होगा ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया, उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? अनुकूलित प्रतिक्रिया, ये पावलाव से संबंधित है। अनानुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन, या अनानुकूलित उद्दीपन। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या राइट आंसर होगा? तो आप कमेंट करके इसका ऑप्शन बता सकते हैं। तो देखिए, बात सुनिए, जया को बहुत भूख लगी थी, तो उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। इस प्रक्रिया के लिए अनुकूलित प्रतिक्रिया सही होगी। कौन सी प्रतिक्रिया सही होगी? अनुकूलित, क्योंकि पावलाव के अनुसार कहा गया है, जब व्यक्ति के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपन स्थापित किया जाए तो वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रक्रिया की है, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दादी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छू कर बताना था। यानी पौधों को छू कर बताना था। तो आप समझिए, सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान, बच्चे को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना, या फिर बच्चों के खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। तो इसका ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए और बी होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी होगा, या ऑप्शन नंबर डी और ए होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो देखिए, बी नंबर में बच्चों को खेल के अपने परिवेश में उपस्थित, यानी बच्चों को उसके परिवेश में उपस्थित पौधों से विशेषता से अवगत कराना, यानी ये तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा
बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने की रुचि विकसित कर रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका राइट होगा वो बी और डी, बी और डी। एक मिनट, बी और डी। एक बार और ध्यान देते हैं, बी होगा। लेकिन हाँ एक मिनट, प्रतिस्पर्धा नहीं करा सकते, ये निगेटिव सेंस देता है, इसलिए ये नहीं हुआ। बच्चों में खेल द्वारा आनंद में एवं सामूहिकता का विकास करना, यानी सी किसका करेक्ट होगा। फिर से देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों करेक्ट होंगे। बी और सी किस ऑप्शन में है, तो बी और सी जो हैं ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। कक्षा 1 और 2 के कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके, या कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है, या ईवीएस वह विषय है जो कक्षा 4 और 5 में पढ़ाया जाता है। क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए आप लोग। कमेंट करके आप लोग इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। इसके आंसर का आप लोग करेक्ट जवाब दे सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा 1 और 2 में कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी कहाँ पर है, केवल बी। कक्षा कक्ष में मूल द्विमीमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डॉट में आरंभ होता है। यानी कक्षा कक्ष में मूल द्विमीमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में या कक्षा 1 और 2। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3, यानी कक्षा 3 में आरंभ होता है। कब आरंभ होता है, कक्षा 3 में। आज का अंतिम प्रश्न, विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। यानी जो मानव है और उसका जो संबंध है वो पादपों के द्वारा यानी पेड़ पौधों के साथ कैसा संबंध है, ये सही बात है। दूसरा, उन्हें एक समृद्ध एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, ये भी सही है। और विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। विभेदन, अभी इतना छोटा बच्चा वो विभेदन करेगा। यानी ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए अपने दोस्तों तक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।